हेलो बच्चों, हम लोगों ने पार्ट 1 में ह्यूमन हेल्थ डिजीज में बैक्टीरियल डिजीज और वायरल डिजीज कुछ देख ली है। अब बारी है प्रोटोजोन्स की, दैट इज प्रोटोजुआ। तो सबसे पहले आप लोग आंसर करेंगे मेरे साथ कि प्रोटोजुआ क्या होते हैं। प्रोटोजुआ बिठा करके किस क्लासिफिकेशन में आते हैं। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो प्रोटोजुआ जो आते हैं वो आते हैं बच्चों प्रोटिस्टा के अंतर्गत। प्रोटिस्टा ही वही है, दैट इज यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को हम लोग बच्चों प्रोटिस्टा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जानकारी हमारे पास है। अब नेक्स्ट सेक्शन है कि सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स टू। तो हम लोग प्रोटोजोआ से रिलेटेड डिजीज पढ़ने जा रहे हैं। आपने मलेरिया के बारे में सुना होगा, एक ऐसी डिजीज है जिसको ह्यूमन बच्चों बहुत ईयर से फाइट कर रहे हैं। इसको फैलाने वाला जो प्रोटोजोन है बच्चों वो है प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम की अलग अलग स्पीसीज अलग अलग प्रकार के मलेरिया को फैलाती है। प्लाज्मोडियम एक टीनी प्रोटोजोन होता है जो कि इस डिजीज को रिस्पॉन्सिबल है फैलाने के लिए। कौन कौन सी डिफरेंट स्पीसीज हैं तो उसके नाम याद करिए बच्चों। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये 3 स्पीसीज उत्तरदायित्व रखती हैं अलग अलग प्रकार के मलेरिया को फैलाने के लिए, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया। इनमें से बच्चों एक मलेरिया होता है मैलिग्नेंट मलेरिया, उसको फैलाने वाला कौन है बच्चों? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जो कि मोस्ट सीरियस एंड कैन इवन बी फैटल मलेरिया हो सकता है, इसमें जान भी जा सकती है। अब आगे हमें पढ़ना है बच्चों मलेरिया की लाइफ साइकिल, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल, कि मलेरिया को ये किस तरीके से फैलाता है, मच्छर से कैसे ह्यूमन में आता है। तो लेट अस टेक ग्लांस एट द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम। हमें प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल पढ़नी है। तो प्लाज्मोडियम होगा कहां बच्चों? प्लाज्मोडियम होगा वाटर बॉडी में। स्टैग्नेंट जो पानी है इकट्ठा हो रहा है बारिश का कहीं पर भी, उस पानी में होगा प्लाज्मोडियम, कीचड़ में होगा प्लाज्मोडियम। वहां पर मच्छर के लार्वा होंगे। लार्वा जब पनप रहे होंगे तो लार्वा बड़े हो रहे होंगे, ये प्लाज्मोडियम स्पोरोजॉइट फॉर्म में, जो कि इन्फेक्शियस फॉर्म है, वो मॉस्किटो के अंदर सैलिवरी ग्लैंड में जाकर के बैठ जाएगा। तो यहां देखिए वही बात बोली गई है कि प्लाज्मोडियम इंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजॉइट्स, जो कि इन्फेक्शियस फॉर्म होती है, थ्रू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल। बच्चों फीमेल ही काट सकती है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। तो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो की सैलिवरी ग्लैंड में ये स्पोरोजॉइट पहले से मौजूद होते हैं, और ये स्पोरोजॉइट बच्चों ह्यूमन बॉडी में इंटर कर जाते हैं। तो द पैरासाइट इनिशियली ये मल्टीप्लाई करते हैं जाकर के हमारी ब्लड वेसल्स के थ्रू जाते हैं लीवर सेल में जाकर के फ्रेगमेंटेशन होकर के अपना नंबर बढ़ाते रहते हैं। देन ये अटैक कर देते हैं बच्चों हमारी आरबीसी पे। अब आरबीसी के अंदर जाएंगे और आरबीसी के अंदर अपना नंबर बढ़ाएंगे। रिजल्टिंग क्या होगा कि आरबीसी बच्चों रप्चर हो जाएगी। जब आरबीसी रप्चर हो जाएगी तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस निकलेगा बच्चों। जब जब हमारी आरबीसी रप्चर होंगी तब तब ये टॉक्सिक केमिकल निकलेगा। इस टॉक्सिक केमिकल का नाम आप लोग याद करेंगे, दैट इज हीमोज्वाइन। ये हीमोज्वाइन नाम का केमिकल निकलेगा, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल, ये ठंडक देगा, और हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 डे। मलेरिया में सबसे बड़ी यही निशानी है कि ठंड लग करके फीवर आता है, और काफी ज्यादा ठंड लग करके फीवर आता है। गर्मियों में ऐसा फीवर आ सकता है, जून में सोचिए कितनी गर्मी पड़ती है उत्तर भारत में। जून में अगर किसी को फीवर आ जाए तो उसको रजाई उड़ानी नहीं पड़ सकती है, मोटी मोटी रजाइयां आप उड़ा दीजिए तब भी उसकी ठंडक नहीं छूटती। क्यों? क्योंकि अभी अभी उसकी आरबीसी रप्चर हुई है, काफी लार्ज अमाउंट में आरबीसी रप्चर होती है, और काफी ज्यादा ही केमिकल निकलता है, जिसकी वजह से हाई चिल और हाई फीवर होता है। तो आगे एनसीईआरटी कहती है, व्हेन अ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन, these parasite enter the mosquito's body and undergo further development। तो अगर इन्फेक्टेड पर्सन को फिर से मच्छर काट लेता है तो क्या होगा? तो ये इन्फेक्टेड स्टेज जाकर के
आरबीसी में मॉस्किटो के अंदर चली जाएगी, फीमेल के अंदर, और वहां जाके इसका फर्दर डेवलपमेंट होगा। द पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन देम टू फॉर्म स्पोरोजोइट, और इस तरह जाकर के वो मॉस्किटो के अंदर भी मल्टीप्लाई करेंगे और स्पोरोजोइट फॉर्म बन जाएगी। ये स्पोरोजोइट फॉर्म अगेन बच्चों स्टोर कर ली जाएगी सैलिवरी ग्लैंड में मॉस्किटो की। ठीक, तो जब कभी मॉस्किटो अब किसी नए ह्यूमन को काटेगा तो यही स्पोरोजोइट फॉर्म फिर से इंट्रोड्यूस हो जाएगी उसकी बॉडी में, देयर बाय इनिशिएटिंग इवन मेंशन्ड अबव। जो इवेंट्स हमने बताए, दैट इज लीवर सेल में जाएगी, फिर आरबीसी में जाएगी, आरबीसी को रप्चर करेगी, वो सारे इवेंट्स फिर से उस व्यक्ति के अंदर होने लगेंगे। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, यहाँ क्या नोट दैट करने वाली बात है कि जो मलेरिया पैरासाइट है इसमें बच्चों दो होस्ट हमें चाहिए होंगे। पहला है बच्चों ह्यूमन और दूसरा है मॉस्किटो। इसको चाहे आप ऐसा मान लीजिए कि पहला है मॉस्किटो, दूसरा है ह्यूमन, लेकिन दो पैरासाइट चाहिए इसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल के लिए, क्योंकि इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जाइगोट बनना है वो और वो केवल हो सकता है मॉस्किटो की गट के अंदर। मॉस्किटो की गट के अंदर ही ऐसा पॉसिबल है। मनुष्य के टेम्परेचर पे, जो मनुष्य का ब्लड का टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पे बच्चों इसका जाइगोट नहीं बन सकता, मतलब इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता ह्यूमन के अंदर, उसके लिए इसे मॉस्किटो ही चाहिए। तो कौन सी मॉस्किटो? दैट इज फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, और जो कि वेक्टर के तौर पे भी काम करती है बच्चों। होस्ट तो है ही, साथ है वेक्टर का भी काम कर रही है, मतलब ये बच्चों फैला भी रही है बीमारी को। ट्रांसमिटिंग एजेंट 2 कहा गया है। क्लियर है? आई होप सो कि यहाँ आपको समझ में आया होगा, यहाँ कोई क्वेश्चन आपके पास नहीं बचा होगा। अब डायग्राम से समझिए एक एक बात को। ये देखिए यहाँ पर बच्चों आपको दिख रहे होंगे ये स्पोरोजोइट्स है। These sporozoites are living into the salivary gland of the mosquito. Female anopheles mosquito के अंदर ये लोग रह रहे हैं, ठीक है। यहाँ एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर इनको रहने को मिल रहा है, ये सैलिवरी ग्लैंड में है। तो लिखा हुआ मैच्योर या इन्फेक्टिव स्टेज जिसे स्पोरोजोइट कहते हैं, escape from the gut migrate to the mosquito salivary gland। तो सैलिवरी ग्लैंड में ये कहां से आई हैं बच्चों? ये आई हैं मॉस्किटो की गट से अभी अभी, ठीक है। अब आगे बात समझिए, अगर यही मॉस्किटो किसी ह्यूमन को काट लेता है या बाइट करता है तो क्या होगा बच्चों? तो व्हेन द मॉस्किटो बाइट अनदर ह्यूमन स्पोरोजोइट आर इन्फेक्टेड इंजेक्टेड विद बाइट। तो इसकी, क्योंकि सैलिवरी ग्लैंड से पहले एक्चुअली मच्छर जब बच्चों काटता है तो हमारा खून जो है ना, हमारा खून यहाँ पर जाम न हो जाए, इसके साइफन में फंसे नहीं, इस वजह से ये थोड़ा सा कुछ केमिकल भी निकालता है। वो केमिकल जो निकालता है उसी के साथ ये स्पोरोजोइट भी इंटर कर जाते हैं। इसकी कोई मंशा नहीं है मलेरिया फैलाने की, लेकिन इसकी जो प्रणाली है उसमें देखिए कितना सुंदर एडॉप्टेशन कर लिया है यहाँ पे प्लाज्मोडियम ने। प्लाज्मोडियम को पता है कि ये खून पीने से पहले एक केमिकल जरूर बॉडी में डालेगा, दैट्स वाई मैं उसी समय इंटर कर जाऊंगा बॉडी में। तो ये इंटर कर गया, अब हमारी ब्लड वेसल्स के थ्रू, हमारी स्किन में जो ब्लड वेसल्स हैं वहां से होता हुआ नाउ हमारी हिपैटिक वेसल्स के पास आ गया, और हिपैटिक वेसल से होता हुआ दैट इज हमारे लीवर को इन्फेक्ट कर जाएगा। तो पैरासाइट दैट इज स्पोरोजोइट रीचेस टू द लीवर थ्रू ब्लड। अब यहां पर ये अपना लीवर सेल में बच्चों नंबर बढ़ाएगा। तो द पैरासाइट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, देखिए यहाँ पे ये याद करने वाली बात है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है लीवर सेल में, और लीवर सेल को भी बस्ट कर देता है एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड। लेकिन यहाँ पर बच्चों जब बस्ट करता है तो यहाँ कोई भी हीमोज्वाइन नाम का केमिकल नहीं निकलता है, इसलिए शुरुआती अवस्था में मलेरिया को पकड़ना पॉसिबल नहीं है। अब क्या होगा, ये सेल्स फिर से, दैट इज प्लाज्मोडियम की ये जो सेल्स हैं, अब ये पैरासाइट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली करेगा जाके रेड ब्लड सेल में। रेड ब्लड सेल को अटैक करेगा, वहां अपना नंबर बढ़ाएगा, और जब रेड ब्लड सेल को बच्चों ये इन्फेक्ट करके उसको बस्ट करेगा तो कॉजिंग साइकिल ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम, क्योंकि यहाँ पर बच्चों हीमोज्वाइन नाम का केमिकल ये अब निकलेगा आरबीसी से। तो याद रखिएगा हीमोज्वाइन नाम का केमिकल कहां से निकलता है? दैट इज आरबीसी से निकलता है। रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल, नई ब्लड सेल को करेंगे।
नाउ इसके बाद क्या होगा, ये सेक्सुअल स्टेज में चले जाएंगे, दैट इज गैमेटोसाइट्स ये बनाएंगे, डेवलप्ड इन रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में ही, फिर से इंपॉर्टेंट है बच्चों क्वेश्चन, कि रेड ब्लड सेल में ही ये सेक्सुअल स्टेज को भी बनाएंगे, दैट इज फीमेल गैमेट और मेल गैमेट बन जाएगा। लेकिन यहां पर गैमीट तो बन जाएगा, जाइगोट पॉसिबल नहीं है, मतलब कंप्लीट रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। उसके लिए क्या होना पड़ेगा बच्चों, उसके लिए फिर है कि इस इन्फेक्टेड व्यक्ति को बच्चों कोई फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो बाइट करेगा तो उसके खून में ये स्टेजेस चली जाएंगी, और स्टेजेस जाने के बाद वहां पर जब स्टेजेस जाएंगी तो बच्चों वहां पर ये आगे देखिए लिखा हुआ है, फीमेल मॉस्किटो टेक अप द गैमेटोसाइट विद ब्लड मील, दैट इज गैमेटोसाइट इसमें आ जाएंगे, और यहां फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द मॉस्किटोज गट, मॉस्किटो की जो इंटेस्टाइन है उसमें जाकर के ये कंप्लीट हो रहा है। तो याद रखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटेड इन द मॉस्किटो गट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, इट इज इंपॉर्टेंट। तो यहां पर लाइफ साइकिल ये कंप्लीट होती है प्लाज्मोडियम को। यहां पर बच्चों दो होस्ट देखने को मिल रहे हैं, पहला है ह्यूमन हमारा, और दूसरा अगर हम बात करें तो इटसेल्फ खुद मॉस्किटो है, दैट इज फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। और इस केस में जो मॉस्किटो है बच्चों वो वेक्टर की तरह काम किया है, इसने बीमारी को भी फैलाने का काम किया, दैट इज वो वेक्टर है, क्योंकि इसी पे बैठ करके प्लाज्मोडियम हमारे पास तक आ पा रहा है। अब चलते हैं दूसरी बीमारी पे बच्चों। ये बीमारी का नाम है अमीबियोसिस, दैट इज अमीबिक डिजेंट्री। देखिए एक हम लोगों ने बैक्टीरियल डिजेंट्री पढ़ी थी, वो साइजेला डिजेंट्री से हो रही थी, ठीक है ना। यहां पर हम लोग अमीबिक डिजेंट्री पढ़ रहे हैं जो कि एंट अमीबो हिस्टोलिटिका से होता है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, अगेन बच्चों प्रोटोजोआ देखने को मिल गया, ये प्रोटोजोन ही है, इज अ प्रोटोजोन पैरासाइट इन द लार्ज इंटेस्टाइन। कौन बीमारी कहां फैलाता है, किस ऑर्गन की है, ये आपको याद होना चाहिए बच्चों। जैसे हम लोगों ने याद किया था टाइफाइड स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है, न्यूमोनिया एल्वियोलाई की होती है, इसी तरीके से कॉमन कोल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है। ऐसे ही याद रखिए कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करने का काम करता है, और जिस बीमारी का नाम है अमीबियासी या अमीबिक डिजेंट्री। अब आगे हम इसके देखते हैं सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, तो सिम्टम्स में आता है बच्चों कब्ज, दैट इज कॉन्स्टिपेशन का होना, पेट दर्द का होना, वो भी लोअर एब्डोमेन दर्द करेगा बच्चों, एब्डोमिनल पेन होगा, क्रैम्प्स मरोड़ आएंगे बच्चों, है ना, स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस, चिकना चिकना जो पदार्थ निकलता है मल में वो निकलेगा साथ में, है ना। लेट्रिन में बच्चों म्यूकस होगा, और ब्लड के क्लॉट्स होंगे, क्योंकि अंदर बच्चों ब्लीडिंग हो जाती है, ये टिश्यू को खाना शुरू कर देता है तो उसकी वजह से ब्लीडिंग होने लगती है इंटेस्टाइन से, तो ये आपको दिखेगा यहाँ। अब इसका कैरियर कौन है, कौन वेक्टर है इसका, कौन फैलाता है इसको, तो हाउस फ्लाई एक्ट एज द मैकेनिकल कैरियर एंड सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम द फीसीज ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड। जैसे यहां पर मान के चलिए ये ए है और ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से बच्चों ग्रसित है, ठीक। अब ये जाता है और खुले में शौच करके चला आता है। इस खुले में शौच में करने में क्या है कि यहाँ पर मक्खियां मंडरा रही हैं और मक्खियां यहाँ पर बैठ जाती हैं। अब मक्खियां जब बैठ जाएंगी तो यहां से ये जाकर के मान लीजिए ये किसी बी का घर है और बी के घर में यहाँ पर कोई खाने वाली चीज रखी है। इस खाने वाली चीज को जब ये मक्खियां इन्फेक्टेड कर देंगी तो इसमें इसके स्पोर्स होंगे, वो स्पोर्स के फॉर्म में बच्चों ये जब खा लेगा तो इसकी भी इंटेस्टाइन में जाके ये बैक्टीरिया ये प्रोटोजोन बैठ जाएगा और ये प्रोटोजोन इसको भी बीमारी कॉज कर देगा। तो यानी मैकेनिकल कैरियर, मक्खी से हमें सावधान रहना है। अगर मक्खियों से हम बचे रहेंगे तो हम अपने इस बीमारी से भी बच जाएंगे। इसीलिए ये मक्खियां बच्चों फूड प्रोडक्ट को भी कंटामिनेट कर देती हैं, देयर बाई कंटामिनेटिंग देम लिखा हुआ है। ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटामिनेशन बाई फीकल मैटर आर द मेन सोर्स ऑफ इंफेक्शन, ठीक है। तो ड्रिंकिंग वाटर का दूषित होना बच्चों, दूषित अगर आप पानी पी रहे हैं जो कि फीकल मैटर के द्वारा होता है दूषित, और फूड ये मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। इसीलिए सबसे अच्छी बात जो मोदी जी ने की है हमारे देश में कि खुले में शौच को एकदम बंद किया गया है कि कोई भी खुले में शौच न जाए, घर घर शौचालय होना बहुत जरूरी है। खुले में शौच होने से ये सब बीमारियां फैलती हैं। चलिए अब अगली बीमारी का नाम देख लेते हैं। अगली बीमारी के बारे में एनसीईआरटी कहती है एस्केरिस
कॉमन राउंड वर्म है ना। एस्केरिस कॉमन राउंड वर्म क्यों है बच्चों, थोड़ी सी बात मैं यहाँ करूंगा। जैसे ये एस्केरिस है, एस्केरिस ऐसा दिखता तो लंबा से है, लेकिन बच्चों अगर हम इसकी ट्रांसवर्स काट दें, इस तरीके से काट दें, तो ये हमें सामने की ओर से ऐसे गोल दिखेगा। तो इसका टीएस सेक्शन बच्चों गोल दिखता है, दैट्स वाई इसे हम कहते हैं राउंड वर्म। ठीक है, एस्केरिस को बच्चों राउंड वर्म बोला जाता है। एंड इसी के साथ एक है वुचरेरिया, जिसको हम फाइलेरियल वर्म भी बोलते हैं। ये बच्चों क्योंकि फाइलेरिया को फैलाने का काम करता है। फाइलेरिया को हिंदी में हाथी पांव कहते हैं, जिसमें पैर का आकार काफी बड़ा हो जाता है ड्यू टू स्वेलिंग। सूजन के कारण बच्चों पैर काफी मरीज का सूज जाता है इसमें। आर सम ऑफ द, ये जो राउंड वर्म है और फाइलेरियल वर्म है, ये बच्चों हेलमिंथिक डिजीज है। इसमें ये बच्चों एस्केलमिंथ और ये प्लेटी हेलमिंथ्स आते हैं ना, इसलिए हेलमिंथ्स बोले जाते हैं। विच आर नोन टू बी पैथोजेनिक टू मेन, है ना, मैन को ये प्रभावित करते हैं। जैसे अब पहली बात हम बात करेंगे एस्केरिस। एस्केरिस कहां करता है बच्चों डिजीज कॉज, इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, ये हमारे इंटेस्टाइन में रहता है और एस्केरियासिस कॉज करता है। इस बीमारी का नाम क्या है बच्चों, जो एस्केरिस से होती है उसका नाम है एस्केरियासिस, और हमारे इंटेस्टाइनल पैरासाइट में की तरह ये काम करता है। सिम्टम्स देख लेते हैं। तो इसके सिम्टम्स में बच्चों आती है इंटरनल ब्लीडिंग होगी, मस्कुलर पेन रहेगा, बुखार आएगा, जो पर्सन है पेशेंट है वो एनीमिक हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, और इंटेस्टाइनल पैसेज कुछ कुछ केसेस में बच्चों ब्लॉक भी हो जाता है जब इनका संख्या ज्यादा हो जाती है। अब आगे देखते हैं किसी अन्य व्यक्ति में एक कैसे फैलेगा। तो eggs of the parasite are excreted along with feces of the infected person, जो कि कंटामिनेट करेंगे सॉइल को, वाटर को, प्लांट्स को, तो वेजिटेबल्स को भी कर सकते हैं। और ऐसी खुले में हुई वेजिटेबल्स, वाटर या जिस प्लांट्स को जो भी कंज्यूम करता है, तो ये हेल्दी पर्सन में अक्वायर हो जाता है इन्फेक्शन थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट एसेट्रा। तो यहाँ पर भी वही कारण है जो हम लोगों ने अभी बात किया था। ठीक है, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं फाइलेरियल वर्म पे। फाइलेरिया की सबसे पहले आप तस्वीर देखिए, यहाँ पे मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। इसको कहते हैं बच्चों हाथी पांव। ठीक है, ये आकार आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपने देखा होगा डिफॉर्मिटीज आ चुकी है पैर में, आप देख रहे हैं एकदम मार्फोलॉजी जा चुकी है, पैर नहीं दिख रहा है, हाथी जैसा पैर भी दिख रहा है। तो ये डिफॉर्मिटीज है। डिफॉर्मिटीज कहाँ आती है बच्चों, स्पेशली यहाँ पर ये हाइंड लिम्स में आती है और जेनाइटिलिया के आसपास आपको दिखाई पड़ती है। तो डिफॉर्मिटीज आ जाती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा फाइलेरिया में। अब फाइलेरिया के वर्म का सबसे पहले आपको नाम याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा अजीब है लेकिन याद करना पड़ेगा। तो वुचरेरिया की कौन सी स्पीसीज फैलाती है, तो वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई और वुचरेरिया मेलाई, ये दो स्पीसीज हैं जो कि इस बीमारी को फैलाने के लिए जिम्मेदार है। स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है बच्चों। क्रोनिक इन्फ्लामेशन समझते हैं, क्रोनिक माने लंबे समय से कोई चीज चली आ रही है, कोई डिजीज, तो उसे क्रोनिक बोलते हैं। और सडन कोई प्रॉब्लम आपकी बॉडी में आ जाए तो उसको एक्यूट बोलते हैं। जैसे आप बोलते हो मुझे एक्यूट सर दर्द हो रहा है, एक्यूट बॉडी पेन हो रहा है, लेकिन अगर लंबे समय से किसी को किडनी में प्रॉब्लम है तो हम बोलेंगे बच्चों क्रोनिक रीनल डिजीज है इसको, है ना। इस तरीके की बातें आप बोलना सीखिए, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ आप मेडिकल की फील्ड से आ रहे हो, आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो। धीरे धीरे आप इन सब बातों का मतलब जान लीजिए। ऑफ द ऑर्गन इन विच दे लाइव फॉर मैनी ईयर्स, तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन है। यूजुअली ये किसको अफेक्ट करता है बच्चों, हमारी लिम्फेटिक वेसल को इन्फेक्ट करता है, लोअर लिम्ब की, और डिजीज का नाम है एल्फेंटियासिस या फाइलेरियासिस बोलते हैं। इसमें बच्चों जेनाइटल ऑर्गन भी प्रायः देखे जाते हैं कि अफेक्ट हो जाते हैं, और ये इसका रिजल्ट क्या होता है, ग्रॉस डिफॉर्मिटीज। बच्चों पूरी मॉर्फोलॉजी को ही प्रभावित करेगा, पैर नहीं दिखता, वाकई बिल्कुल हाथी जैसा पैर दिखने लगता है, और बहुत ज्यादा दिक्कत होती है पेशेंट को। द पैथोजन आर ट्रांसमिटेड टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट बाय द फीमेल मॉस्किटो वेक्टर। और अगर ये जो ए पर्सन है ना, ए पर्सन जो है, ए का एक पैर नॉर्मल है, ऐसे हाथी पैर बना देते हैं। अगर यहां पर मान लीजिए मच्छर ने काट लिया, और मच्छर ने काटने के बाद क्या किया, दूसरे एक नॉर्मल पर्सन को काट लिया, तो नॉर्मल पर्सन में भी बच्चों बी को भी ये फाइलेरियासिस
हो सकती है। इसीलिए ऐसे पर्सन को बच्चों मच्छरदानी में ही सोना चाहिए ताकि घर के दूसरे सदस्य में ये फाइलेरिया का वर्म ना फैलने पाए। थोड़ी सी और बात हम और करेंगे कि यहाँ पे लिम्फेटिक चैनल को कैसे ये इन्फेक्ट कर ले जाता है, तो बात करते हैं। तो अगर हमारी लिम्फेटिक वेसल को बच्चों आप देखेंगे इस तरीके से, तो ये लिम्फेटिक वेसल्स है, ठीक है। आपको ये लिम्फेटिक वेसल्स यहाँ पर दिख रही है। इस लिम्फेटिक वेसल्स में लिम्फ को चढ़ाने के लिए बच्चों छोटे छोटे वॉल्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? ये वॉल्स मौजूद होते हैं और इन वॉल्स का कुछ इस तरीके से मूवमेंट चलता है, ऊपर की ओर जर्किश मूवमेंट होता है, जिससे लिम्फ धीरे 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 करके चढ़ता हुआ चला जाता है और इंफीरियर वेना कावा में ये लिम्फ डाल दिया जाता है। इंफीरियर वेना के कावा के द्वारा ये फिर से ब्लड का हिस्सा बन जाता है लिम्फ। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई बच्चों? प्रॉब्लम ये हुई कि वुचरेरिया का ये जो पैरासाइट है, इस यहाँ के ये लिम्फ की जो वॉल्स हैं इनको बेकार कर देगा, इन चैनल्स को खराब कर देगा, जिसकी वजह से लिम्फ ऊपर नहीं चढ़ पाएगा और एक्युमुलेट होता रहेगा। अब फ्लूइड एक्युमुलेट हो रहा है तो जाहिर सी बात बच्चों लिम्फेटिक वेसल्स में स्वेलिंग आने लगेगी। आसपास का एरिया बच्चों, क्योंकि वहां लिम्फ टिश्यू फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है तो यहाँ पे स्वेलिंग आने लगेगी। इसी को एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हेलमिंथिक वर्म से रिलेटेड डिजीज भी हम लोगों ने पढ़ ली। अब अगली जो हमें डिजीज पढ़नी है वो फंगस से रिलेटेड पढ़नी है। तो एनसीईआरटी कहती है कि मैनी फंजाई जिनके जेनरा हैं, मतलब जीनस हैं, जैसे माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, इपीडर्मोफाइटॉन, 3 जेनरा बताए गए बच्चों। एक माइक्रोफाइटॉन, दूसरा बताया गया ट्राइकोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, और तीसरा बताया गया इपीडर्मोफाइटॉन। ये रिस्पॉन्सिबल है बच्चों रिंग वर्म कॉज करने के लिए, और ये रिंग वर्म भी अलग अलग ऑर्गन में होता है। जैसे जहां पर हमारे स्किन फोल्ड होते हैं वहां पर होता है, पैरों की उंगलियों में, हाथों की उंगलियों में, नेल्स में। ये जहां पर स्किन बच्चों फोल्ड हुई है, हमारे यहाँ पे लोअर चिन पे भी ये देखने को मिल सकता है, जो कि डायग्राम बना हुआ है, ठीक। और हमारे हेयर्स में भी हो सकता है, हेयर स्कैल्स पे भी हो सकता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए बच्चों यहाँ पे एंटी फंगल मेडिसिन या ट्यूब्स लगाए जाते हैं। रिंगवर्म विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इन मैन बच्चों। अपीयरेंस कैसा हो जाता है जब ये हो जाती है डिजीज? तो जहां पर डिजीज होगी स्किन का वो हिस्सा बच्चों थोड़ा ड्राई हो जाएगी, स्कैली लेसन, उस पर रेडनेस जैसी आ जाएगी, थोड़ा घाव जैसा बनेगा, और उस पे ईचिंग होगी। वेरियस बॉडी ऑर्गन सच एज स्किन पे बच्चों, नेल्स पे, स्कैल्प पे, है ना, सर के स्कैल्प पे हो जाएगा, आर द मेन सिम्टम ऑफ द डिजीज। साथ में यहाँ पे क्या होगा, ये लेसन्स जो होते हैं, छोटे छोटे घाव जैसे जो बनते हैं, ये इंटेंस ईचिंग रखते हैं बच्चों, खुजली बहुत होती है, स्पेशली रात में खुजली और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर कभी आपको हुआ हो बच्चों तो आप लोग जानते होंगे। हीट एंड मॉइस्चर इसमें हेल्प करता है फंजाई को ग्रो करने के लिए, इसलिए तेजी से बढ़ता भी है, विच मेक्स देम थ्राइव टू स्किन फोल्ड्स। तो हीट एंड मॉइस्चर की वजह से स्किन फोल्ड्स में चला जाता है, जहां ये आगे ग्रो करता है। तो हमारे कमर से नीचे वाला एरिया जहां जेनाइटिलिया स्थित है, इस रीजन को बच्चों ग्रोइन कहते हैं। ग्रोइन रीजन समझना हो तो आप ऐसा समझिएगा कि जैसे यहाँ पर ये है ना, ये वाला हिस्सा बच्चों, ये वाला जो हिस्सा होता है, क्योंकि यहाँ तो जेनाइटिलिया मौजूद है, तो ये वाला जो हिस्सा मैं डार्क कर रहा हूं दैट इज ये ग्रोइन रीजन होता है, यहाँ पर स्किन फोल्ड होता है, तो यहाँ पर इंफेक्शन होने का खतरा रहता है। हाथ का देखिए, हाथ का ये वाला पार्ट जहां स्किन ये फोल्ड हो रही है, यहाँ पर हो सकता है बगल वाला, जिसे आप बगले कहते हैं, तो यहाँ पर हाथ के अंडर आर्म्स वाला पार्ट, यहाँ ये इंफेक्शन हो सकता है बच्चों। स्किन देखिए टूज के आसपास भी जो हमारी उंगलियां हैं वहां पर भी ऐसे स्किन फोल्ड हुई है, तो ये जो स्किन फोल्ड हुई है यहाँ पर भी बच्चों इन्फेक्शन हो सकता है। तो याद रखिए कि उसको पनपने के लिए मॉइस्चर चाहिए, तो इसलिए आप मॉइस्चर को बॉडी में डेवलप ना होने दें। जब आप नहा के आए तो टॉवल्स को अच्छे से अपने आप को रगड़ करके साफ करें, अपने आप को पहले ड्राई करें बहुत अच्छे से, ड्राई करने के बाद ही कपड़े पहने। मोस्टली ये बीमारी बच्चों वर्षा ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में ही फैलती है ड्यू टू द ह्यूमिड एनवायरनमेंट, ठीक है, ह्यूमिडिटी होती है, दैट्स व्हाई ये फैलती है डिजीज। तो रिंगवर्म आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल। रिंगवर्म का इन्फेक्शन आता कहां से बच्चों? सॉइल से आता है, या किसी इन्फेक्टेड पर्सन के हम टॉवल, उसके कपड़े या उसका हम कॉम्ब यूज कर लेते हैं, तो हमारे अंदर ये एक्वायर हो जाती है डिजीज। अब आगे
इतनी सारी बीमारियां पढ़ी हम लोगों ने बच्चों, बैक्टीरिया, वायरस। अब आपको डर लगने लगा होगा कि अरे हर बार पे तो यहाँ डराया जा रहा है। नहीं, एनसीईआरटी कहती है कुछ अगर हम लोग प्रैक्टिस में रखेंगे, अपनी पर्सनल हाइजीन या पब्लिक हाइजीन का ध्यान रखेंगे, तो हम इन सभी बीमारियों से बच्चों बच भी सकते हैं। तो आगे क्या कह रही है, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जाहिर सी बात है बच्चों, अपनी खुद की भी साफ सफाई रखिए और अपने आसपास के वातावरण को भी अगर आप साफ रखेंगे तो आप प्रिवेंशन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं मैनी इन्फेक्शियस डिजीज को, वहीं पर आप रोक सकते हैं। मीजर्स होने चाहिए पर्सनल हाइजीन के, आपको फॉलो करने हैं। मीजर्स ऑफ पर्सनल हाइजीन इंक्लूड क्या क्या करेंगे, कीपिंग द बॉडी क्लीन, समय से आप बॉडी को क्लीन करेंगे, साबुन, शैम्पू इन सब का यूज करेंगे, अपनी बियर्ड्स वगैरह का ध्यान रखेंगे, मॉइस्चर नहीं होने देंगे बॉडी में, ठीक से बॉडी को क्लीन करके रखेंगे। कंजम्पशन करेंगे हमेशा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ सुथरा पानी पिएंगे, साफ सुथरा बच्चों फूड खाएंगे, साफ सुथरी वेजिटेबल्स आप लेंगे, साफ सुथरी आप सेब वगैरह ये जो फ्रूट्स खा रहे हैं आप फ्रूट्स खाएंगे तो आप बचे रहेंगे। पब्लिक हाइजीन में आप क्या करेंगे, वेस्ट डिस्पोज करते हैं हम सभी अपने घर से, तो उसको प्रॉपर डिस्पोज करिए। ब्लैक पॉलीथीन आती है उसमें उसको कवर करिए, उसका मुंह बांधिए और मुंह बांध करके कूड़े वाले को दे दीजिए, जिससे ये खुले में कूड़ा ना पड़ा रहे। अगर खुले में कूड़ा पड़े रहेगा तो उसमें मैकेनिकल कैरियर वेक्टर्स जैसे मॉस्किटो और मक्खी इन पे पनपेंगे, इन पे पनपने का घर यही है। तो आप प्रॉपर उसको डिस्पोज करिए वेस्ट को एंड एक्रीटा को। पीरियोडिक क्लीनिंग करवाइए, डिसइंफेक्शन रखिए वाटर रिजर्वायर्स, जहां पे पानी इकट्ठा है उसकी बच्चों पीरियोडिक क्लीनिंग होनी बहुत जरूरी है, उसको डिसइंफेक्ट करवाते रहिए क्लोरीन वगैरह डाल करके। पूल्स, सेसपूल्स, टैंक्स, ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस ऑफ हाइजीन इन पब्लिक कैटरिंग। और पब्लिक कैटरिंग जहां पे बच्चों प्लेट्स वगैरह में एक ही प्लेट्स में बार बार वो धुल करके आती हैं और सब लोग उसमें खाना खाते हैं, वहां पर भी बच्चों स्टैंडर्ड्स मीजर्स बहुत हाई होने चाहिए, प्लेटें बहुत अच्छे से साफ सुथरे से धुली गई हो। पब्लिक कैटरिंग में खान पीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए, वरना तो फूड पॉइजनिंग वगैरह भी हो सकता है और बहुत सारी मौतें भी हो जाती हैं इन केसेस में। These measures are particularly essential हो जाते हैं जहां पे infectious agent ट्रांसमिट होते हैं बच्चों फूड से, वाटर से। जैसे कि एग्जांपल में बात करूं बच्चे टाइफाइड, तो टाइफाइड जैसी डिजीज को अगर रोकना है होने से तो फूड और वाटर इनटेक का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि प्रॉपर क्लीन होना चाहिए। अमीबियासिस को भी इससे रोका जा सकता है, एज वेल एज बच्चों एस्केरियासिस को भी होने से रोका जा सकता है अगर हम केवल और केवल फूड एंड वाटर इनटेक को क्लीन कर ले जाते हैं तो। ठीक है, इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। इन केस ऑफ एयरबॉर्न डिजीज, जो एयर से बॉर्न होती हैं जैसे न्यूमोनिया बच्चों, कॉमन कोल्ड, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसी के साथ कह रही है एनसीईआरटी, इन एडिशन टू द अबव मीजर हम क्लोज कांटेक्ट से बचें बच्चों। क्लोज कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और देयर बिलोंगिंग शुड बी अवॉइडेड। देखिए है ना, बोला जा रहा है, तो यानी घर में अगर किसी को भी जुकाम है तो वो अपने आप को थोड़ा सा किनारे कर ले, मास्क वगैरह का यूज कर ले, तो घर में सभी को जुकाम नहीं होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, एक व्यक्ति को इन्फेक्शन होता है कॉमन कोल्ड का और फिर घर के अदर सदस्य को भी हो जाता है। For disease such as malaria and filariasis that are transmitted through the insect vector, इसलिए हमें इंसेक्ट की भी पॉपुलेशन पे जोर देना चाहिए। Most important measure is to control or eliminate the vector, वरना तो हम इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखें या कंप्लीटली इनको एलिमिनेट कर दें। इनके ब्रीडिंग प्लेसेस को भी हम बच्चों नष्ट कर दें। ब्रीडिंग प्लेसेस कहाँ होते हैं, खुले में कूड़ा वगैरह सड़ता है गीला होकर के, वहीं पर ये अंडे देते हैं, तो मक्खियों के अंडे को वहां से आप रोकिए। और सस्पूल वगैरह में जो पानी गंदा इकट्ठा होता है वहां पर मच्छर अंडे देते हैं, तो आप वहां पे क्लीनिंग करवाइए, क्लोरीन वगैरह डाल दीजिए, मिट्टी का तेल डाल दीजिए, जिससे ये वहां पे ब्रीडिंग न करने पाए। This can be achieved by avoiding stagnation of water। देखिए एनसीईआरटी कह रही है कि पानी को इकट्ठा होने से रोकिए आप अपने आस पड़ोस में। अराउंड रेजिडेंशियल एरिया रेगुलर क्लीनिंग करवाइए कूलर्स की, कूलर्स में हम पानी रखते हैं ना, वहां पे आप उसकी देखभाल करिए। मॉस्किटो नेट का प्रयोग करिए, मच्छरदानी के अंदर लेटिए, मच्छर आपको नहीं काटने पाए। और जहां पे बच्चों
मान के चलिए पॉन्ड्स वगैरह है जहाँ पे पानी हम नहीं निकाल के फेंक सकते, उसमें पानी भरा रहता है, तो वहां पे हम बायोलॉजिकल मेथड अपना सकते हैं, दैट इज बायो कंट्रोल मेथड। गैम्बूशिया नाम की फिश आती है, इनको पॉन्ड्स में छोड़ दीजिए। ये गैम्बूशिया फिश क्या करती है, मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती है। मॉस्किटो के लार्वा इनका भोजन होते हैं, इन्हीं पे ये फीड करती है, तो उसको खा जाएगी तो मॉस्किटो की जब लार्वा ही उड़ा देगी, खाट चट कर देगी, तो मॉस्किटो नहीं पनपेंगे। और क्या कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं इंसेक्टिसाइड इन डिचेस। डिचेस में हमें इंसेक्टिसाइड को डालना चाहिए, ड्रेनेज एरिया एंड स्वम्स में, जिससे इंसेक्ट्स ना पनपने पाए बच्चों। इन एडिशन, इसी के साथ आपको बच्चों डोर्स एंड विंडो शुड बी प्रोवाइडेड विद वायर मैश। जो हमारी विंडो और डोर की जाली है उसमें वायर मैश, छोटी वाली महीन जाली लगवाइए, जिससे कि ये मक्खी और मच्छर आपके घर में प्रवेश न करने पाए, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मॉस्किटोज। सच प्रिकॉशन, जब आप ऐसे प्रिकॉशन लेंगे तो आप बीमारियों से बच्चों बच सकते हैं। एनसीईआरटी क्लियर कहती है कि सच प्रिकॉशन हैव बिकम मोर इंपॉर्टेंट स्पेशली इन द लाइट ऑफ रिसेंट वाइड स्प्रेड इंसिडेंसेस ऑफ द वेक्टर बॉर्न डिजीज, जैसे एडीज मॉस्किटो। बच्चों एडीज मॉस्किटो के काटने से डेंगू होता है एंड चिकनगुनिया होता है बच्चों। तो एडीज मच्छर के काटने से डेंगू और चिकनगुनिया से हम बच सकते हैं अगर इन सारे मीजर्स को लेते हैं, क्योंकि एक बार डेंगू होता है तो 30 से 40 हजार रुपए लग बना देते हैं बिल हॉस्पिटल वाले, इसलिए आप डेंगू से बचिए। द एडवांसमेंट मेड इन बायोलॉजिकल साइंस have armed us to effectively deal with many infectious disease। अब एनसीईआरटी कहती है इतना कुछ मीजर करने के बाद भी बाय द वे किसी को डिजीज हो ही जाती है, तो कोई बात नहीं, बायोलॉजिकल साइंस ने बहुत सारी तरक्की कर ली है, जिसमें डिफरेंट टेस्ट आते हैं, हम तुरंत टेस्ट करवा करके बीमारी को पहचान सकते हैं, फिर उनकी दवाइयां भी हमने बना ली है, हम दवाई भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वैक्सीन की बात हो रही है, यूज ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम have enabled us to completely eradicate a deadly disease like smallpox। ये छोटी माता या मिनी माता नाम की डिजीज होती थी बच्चों, स्मॉल पॉक्स। इसमें फीवर आता है बच्चों और स्किन पर छोटे छोटे रैशेस या दाने पड़ जाते हैं छलके जैसे, और 6 से 7 दिन तक ये रहते हैं और वीकनेस बहुत होती है बॉडी में। तो इस स्मॉल पॉक्स जो कि एक वायरल डिजीज है, इस वायरल डिजीज को कंप्लीटली इरेडिकेट करा दिया गया है, क्योंकि हमने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पूरे इंडिया में बहुत अच्छे से चलाया है। तो इसकी वैक्सीन दे दे करके हमने इंडिया से लगभग इसका नामो निशान मिटा दिया है। एक्सेप्शनली कहीं कहीं पर ये डिजीज दिख जाती है आज भी। लार्ज नंबर, फिलहाल क्वेश्चन याद रखिएगा कि इंडिया से हमने कंप्लीटली किस डिजीज को वैक्सीनेशन प्रोग्राम के द्वारा कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया है, तो आप आंसर लगा के आएंगे स्मॉल पॉक्स, दैट इज मिनी माता। ए लार्ज नंबर ऑफ अदर इन्फेक्शियस डिजीज, जैसे बच्चों पोलियो भी बच्चों वायरस से होता है, कॉर्निबैक्टरम डिप्थेरी से डिप्थेरिया होता है बच्चों, और यहाँ निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से निमोनिया होता है, और क्लोस्ट्रीडियम टेटानाई से टिटेनस होता है। इनको बच्चों ये बैक्टीरिया से होता है बच्चों टिटेनस, हैव बीन कंट्रोल्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय द यूज ऑफ वैक्सीन। इनको वैक्सीन से ही बच्चों रोका जा चुका है। बायोटेक्नोलॉजी about which you will read more chapter 10 में आप पढ़ेंगे, is at the verge of making available newer and safer vaccine। तो बायोटेक्नोलॉजी से हम और अच्छी वैक्सीन बनाते जा रहे हैं बच्चों, अवेलेबल है वो की नई वैक्सीन है, सेफर है। डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक, बच्चे 1945 में हमने एंटीबायोटिक खोजा है, और वेरियस अदर ड्रग्स भी हमने खोजे हैं जो कि हमें इनेबल करते हैं इफेक्टिवली ट्रीट करने के लिए इन्फेक्शियस डिजीज से। तो हम इन्फेक्शियस डिजीज से बच सकते हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनसे नहीं बच पा रहे। जैसे इन्फेक्शियस में बच्चों एक एड्स है जो फैटल है, और दूसरा आपका हेपेटाइटिस बी है। हेपेटाइटिस बी भी अगर हो जाता है तो व्यक्ति की जान चली जाती है। तो अभी 2 डिजीज ऐसी इन्फेक्शियस है जिनको हमने कंप्लीटली इरेडिकेट नहीं किया है। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है बच्चों इम्यूनिटी का। इम्यूनिटी क्या होती है, व्हाट इज द इम्यूनिटी बच्चों? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉडी बाय विच द बॉडी फाइट्स टू अगेंस्ट पैथोजन। ये बॉडी की वो कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है, जिसके द्वारा हम बच्चों पैथोजेनिक ऑर्गन से फाइट करते हैं। क्योंकि पैथोजन तो हमेशा चाहेगा बच्चों बीमारियां फैलाने का, लेकिन क्या हर बार हमारे शरीर में बीमारी लग जाती है? नहीं, हो सकता है बहुत सारे लोगों में टीबी का बैक्टीरिया अभी होगा,
अभी उनके अंदर टीबी का बैक्टीरिया है, पड़ा हुआ है, बट उनको बीमारी नहीं कॉज करने पा रहा है। इसलिए क्योंकि उनकी इम्यूनिटी काफी हाई है बच्चों, बॉडी वेट बढ़िया बना रखा है उन्होंने, खिलाई पिलाई बहुत अच्छी कर रहे हैं, अपने न्यूट्रिशन को प्रॉपर ध्यान रख रहे हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इसलिए इम्यूनिटी बढ़ी हुई है, तो टीबी का बैक्टीरिया कुछ नहीं कर पा रहा है। और अगर यही व्यक्ति प्रॉपर एक्सरसाइज न करे, डाइट का ध्यान न रखे, अपनी स्लीप और इन सब का ध्यान न रखे और अपने बॉडी वेट का ध्यान न रखे, तो क्या होगा, उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी। इम्यूनिटी डाउन होते हुए ही जैसे जैसे ही इम्यूनिटी डाउन होगी, उसके अंदर पड़ा हुआ बैक्टीरिया उस पर अटैक करेगा ऑर्गन पे और उसको टीबी कॉज कर देगा। ये है इम्यूनिटी का बच्चों टोटल फंडा। तो यहां देखते हैं, एवरी डे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। प्रत्येक दिन हम इन्फेक्शियस एजेंट से बच्चों भिड़ंत होती रहती है, मुलाकात होती है, लेकिन ओनली अ फ्यू ऑफ दीज एक्सपोजर रिजल्ट इन डिजीज। इनमें से कुछ ही हैं जो हमें बच्चों डिजीज के रूप में दिख जाते हैं, डिजीज जो फैलाने में सफल हो जाते हैं, बाकी नहीं कर पाते। तो एनसीईआरटी पूछ रही क्यों नहीं कर पाते, बाकी के हमें डिजीज क्यों नहीं कर पाते, तो आंसर भी एनसीईआरटी देती है, इसलिए नहीं कर पाते, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट बॉडी इज एबल टू डिफाइन इटसेल्फ। बॉडी खुद अपनी रक्षा कर लेती है इन डिजीज से फ्रॉम मोस्ट ऑफ दीज फॉरेन एजेंट्स। अब ये रक्षा कैसे करती है, बॉडी स्वतः खुद की रक्षा कर रही है, खुद को प्रिवेंट कर रही है, तो कैसे कर पा रही है, तो इसी एबिलिटी का नाम ही तो इम्यूनिटी है, और ये इम्यून सिस्टम के द्वारा आती है। तो दिस ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम, है ना, इम्यून सिस्टम के द्वारा ये आती है, और इस प्रॉपर्टी का नाम बच्चों क्या है, इम्यूनिटी। प्रतिरक्षा कहते हैं बच्चों, प्रतिरक्षा मतलब बॉडी की रक्षा किसके विरुद्ध, पैथोजेंस के विरुद्ध। अब इम्यूनिटी बच्चों दो प्रकार की होती है, ये भी आपको याद होगा। एक होती है बाय बर्थ, जन्म से ही जो हमें इम्यूनिटी मिल गई, इसे इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। नियोनेट होता है ना, नवजात, तो इन्नेट मतलब बाय बर्थ बच्चों हो गया यहाँ पे। और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसको हमने अपनी लाइफ में खुद से एक्वायर किया है बच्चों। तो एक एक करके पढ़ना है। व्हाट इज इन्नेट इम्यूनिटी, बचपन से हमें जो मिला है माता पिता से, ये शरीर मिला है बच्चों, वो शरीर पे जो जो चीजें हैं वही बाय बर्थ होती हैं, वही हमें बचाती हैं। तो इन्नेट इम्यूनिटी में देखते हैं क्या है। इन्नेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस है। इन्नेट इम्यूनिटी ये नहीं जानती बच्चों कि ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया की ये इसमें ग्रुप में आता है, ये वायरस है, ये फंजाई है। इन्नेट इम्यूनिटी ये नहीं जानती, मतलब वो टाइप ऑफ डिफेंस है लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक है, ये सभी का अपोज करेगी, बैक्टीरिया का भी करेगी, वायरस का भी करेगी, फंगस को भी रोकने का प्रयास करेगी। अब वो देखने वाली बात है कि किस एक्सटेंट तक वो सफल हो सकती है, किस एक्सटेंट तक वो सक्सेस पा सकती है बॉडी हमारी। दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ से ही ये इम्यूनिटी मौजूद है हमारी बॉडी में। दिस इज अकम्पनीड बाय द प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स के द्वारा एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स को रोका जाता है हमारी बॉडी में। इन्नेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ बैरियर। जो इन्नेट इम्यूनिटी है 4 प्रकार के बैरियर से मिलकर के बनी हुई है। पहला बैरियर, पहले बैरियर का नाम है बच्चों फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में कौन आते हैं, हमारी बच्चों स्किन आती है। बॉडी पर ये जो स्किन है ये मेन बैरियर है जो कि प्रिवेंट करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। कैसे करती है बच्चों, ये यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखिए, स्वेटिंग होती रहती है तो पसीने में सॉल्ट भी है और कुछ यहाँ पर बच्चों ऐसे एंजाइम भी हैं जो बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। साथ ही बच्चों सेबेशियस ग्लैंड भी होती है, तो ऑयल्स लाइक केमिकल भी निकला करता है, उससे भी कुछ जर्म्स वगैरह को मारने में मदद मिलती है। इसके साथ ही देखिए म्यूकस कोटिंग एपिथेलियन है रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट पे, जो कि माइक्रोब्स को ट्रैप करने का काम करते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कहा जा रहा है। हमारे बच्चों आंत वाला पार्ट जो है अंदर, आहार नाल वाला, आहार नाल के अंदर जो है वो एपिथेलियम की भी रक्षा की जा रही है। एज वेल एज यूरोजेनिटल ट्रैक्ट पे भी माइक्रोब्स को ट्रैप किया जा रहा है कि हमारी बॉडी में इंटर ना कर पाए। तो पहला बैरियर है फिजिकल बैरियर। बाई होप सो कि अगर मान लीजिए फिजिकल बैरियर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्रॉस कर दिया गलती से भी, तो हमारे पास दूसरा बैरियर भी मौजूद होता है, इसका नाम है बच्चों
फिजियोलॉजिकल बैरियर। ये फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आता है, इसमें बॉडी फ्लूइड आते हैं। जैसे एग्जांपल दी गए हैं बच्चों, याद करिए, स्टमक में एसिड मौजूद है जिसकी पीएच काफी लो है, तो यहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह, फंगस वगैरह को किल कर दिया जाएगा। माउथ में हमारे सलाइवा होता है, इसमें एक एंजाइम होता है, उसका नाम है बच्चों लाइसोजाइम, ये भी किल करने का काम करता है, एंटीबैक्टीरियल है। टीयर्स फ्रॉम आईज, इनमें भी बच्चों लाइसोजाइम होता है। ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, इसको याद कर लीजिए। अब ये दो बैरियर हो गए, मान लीजिए इन दो बैरियर को भी फेल कर देता है तो तीसरा बैरियर हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, दैट इज सेलुलर बैरियर। इसमें हमारी सेल काम करेंगी। सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट, ल्यूको माने व्हाइट, साइट माने सेल, तो व्हाइट सेल मतलब WBC, हमारी बॉडी की जैसे कौन सी, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। पॉलीमॉर्फो का मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस की मॉर्फोलॉजी हो तो पॉलीमॉर्फो। और ऐसा आप जानते हैं कि जो WBC होती है उनमें डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस दिखते हैं, डम्बल शेप दिखते हैं, सर्कुलर दिखते हैं, तो ये पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, जिनको हम लोग बोलते हैं PMNL, न्यूट्रोफिल्स बच्चों। और न्यूट्रोफिल्स के साथ ही मोनोसाइट एंड नेचुरल किलर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट इन ब्लड, ये ब्लड में काम करती है। ब्लड में कौन काम कर रहा है, PMNL न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, नेचुरल किलर, ये बच्चों लिम्फोसाइट होती हैं, नेचुरल किलर, ये काम करती हैं ब्लड में बच्चों। ये याद कर लीजिए कि ब्लड में कौन काम कर रहा है। और अब आगे देखिए टिश्यू में कौन काम करेगा, एज वेल एज मैक्रोफाजेस, माइक्रोफाजेस टिश्यू में बच्चों काम करेंगे, फाइगोसाइटोस करेंगे और डिस्ट्रॉय करेंगे, माइक्रोब्स को घेर करके मारेंगे। इस तरीके से ये आकार कर लेती हैं अपना, है ना, यहाँ माइक्रोब्स है तो ऐसे ऐसे उसको घेर लेंगी और घेर करके उसको डाइजेस्ट कर देंगी, किल कर देंगी, खा जाएंगी। नेक्स्ट बच्चों साइटोकाइन बैरियर की बात करते हैं। अब ये चौथा बैरियर है, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। बच्चों यहाँ देखिए, मान लीजिए ये सेल है, इसमें कोई वायरस अटैक कर देता है। अगर वायरस ने इसमें अटैक कर दिया तो ये क्या करेगी बच्चों, आस पड़ोस वाली सेल को बच्चों मैसेज प्रदान करेगी। कैसे देगी, ये इंटरफेरॉन निकालेगी। इंटरफेरॉन जाके आस पड़ोस वाली सेल को बता देगा, आस पड़ोस वाली सेल बच्चों अपने ऊपर एक कवरिंग इस तरीके से बना लेंगी जिससे कि इन सेल को जब ये वायरस बाहर निकल के जाए तो इन्फेक्ट ना कर सके। तो यहाँ पे लिखा हुआ वायरस इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट करती हैं कुछ खास प्रोटीन, तो प्रोटीन नेचर होता है और इनका नाम होता है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन को यहाँ सीक्रेट किया जाता है जो कि पड़ोस वाली सेल को बता देती हैं, तो पड़ोस वाली सेल बच्चों अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती हैं फर्दर इन्फेक्शन होने से। ठीक, तो ये था इन्नेट इम्यूनिटी। अब अगला पार्ट हमारा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, थोड़ा सा इसको भी बच्चों पढ़ लेते हैं तो ठीक रहेगा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो है जो हमारी बॉडी ने इटसेल्फ बनाई है, समय के साथ बनाई है, हमने इसमें टाइम खर्चा किया है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है बच्चों। किस पैथोजन के खिलाफ लड़ना है इसको पता है क्योंकि इसके पास मेमोरी होती है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, ये मेमोरी बेस्ड बच्चों काम है जिसमें बॉडी ने पहचान रखा है, बॉडी के सेल ने पहचान रखा है कि ये इन्फेक्शन, ये पैथोजन जो हमारी बॉडी में अभी आया है इससे पहले आ चुका है कि नहीं। पहले आया हुआ है तो इसके पास मेमोरी बनी हुई होगी और जिस तरीके से इसने पहले इसको मारा है वैसे ही अब उससे ज्यादा तेजी स्पीड से इसको मार देगी। तो इसमें दो रिस्पॉन्स होते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो दिस मीन व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम इट प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स। तो जब कभी पहली बार हमारी मुलाकात होती है पैथोजन से तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है काफी लो इंटेंसिटी का, दैट्स वाई हमें फीवर आ जाता है, हम थक जाते हैं या अदर सिम्टम्स आ जाते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स होने पे। लेकिन उसके बाद अगर मुलाकात हो जाए, सब्सिक्वेंट इनकाउंटर हो जाए सेम पैथोजन के साथ, तो बहुत हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी रिस्पॉन्स हमारी बॉडी जनरेट करती है। इस रिस्पॉन्स को एनामिनेस्टिक रिस्पॉन्स भी बोला जाता है। ये काफी शार्प रिस्पॉन्स होता है और तुरंत पैथोजन को ढेर कर दिया जाता है और कोई भी सिम्टम हमें फीवर इत्यादि का नहीं आने पाता। इवन तो हमारी बॉडी को पता ही नहीं चल पाता कि कोई पैथोजन भी आया था क्या, हमें नहीं फील होने देगी, इतना शार्प ही रिस्पॉन्स होगा सेकेंडरी रिस्पॉन्स। दिस इज ascribed to fact that our body appears to have memory of the first encounter। इससे प्रूव ये होता है कि जब फर्स्ट एनकाउंटर हुआ होगा ना तो हमारी बॉडी के पास बच्चों मेमोरी बन गई होगी, उस मेमोरी के कारण ही
ऐसा हो पाया है। अब आगे चलते हैं जरा, प्राइमरी सेकेंडरी रिस्पॉन्स को कैसे याद रखा जा रहा है, कौन सी सेल्स है जो याद रख रही है। तो एनसीईआरटी कह रही है प्राइमरी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को कैरिड कराने के लिए हम दो टाइप की स्पेशल लिम्फोसाइट की मदद लेते हैं जो कि हमारे ब्लड में होती हैं बच्चों। याद रखिएगा ये हमारे ब्लड में पाई जाती हैं और ये लिम्फोसाइट है। वो कौन सी लिम्फोसाइट है, तो एक है बच्चों बोन मैरो में मैच्योर हुई लिम्फोसाइट जिसका नाम है बी लिम्फोसाइट, और एक हमारे थाइमस में मैच्योर होती है लिम्फोसाइट इसका नाम है बच्चों टी लिम्फोसाइट। तो ये बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट बच्चों पाई जाती हैं ब्लड में। अब ये ब्लड में वहां जाकर के करती क्या है बच्चों, द बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन। तो बी लिम्फोसाइट का काम ही बच्चों एंटीबॉडी बनाना। बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करती हैं आर्मी ऑफ प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इनटू आवर ब्लड टू फाइट विद देम। These protein are called antibodies बच्चों। इम्यूनोग्लोबिन भी इनको कहा जाता है, इम्यून सिस्टम की है ना, और ग्लोबिन प्रोटीन से बनी हुई है तो इनका नाम बच्चों इम्यूनोग्लोबिन होता है। आप लोगों ने इस तरीके से शॉर्ट में पढ़ा भी होगा बच्चों, इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन ई, इनोम्योग्लोबिन जी, इनोम्योग्लोबिन बच्चों एम, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। तो ये जो आईजी आप पढ़ते हो, आईजी कुछ नहीं है, ये एंटीबॉडी को प्रदर्शित कर रहा है, उसका नेचर बता रहा है। यहाँ पे ग्लोबिन प्रोटीन से बनी हुई एंटीबॉडीज होती हैं। नेक्स्ट बच्चों, तो बी लिम्फोसाइट तो यहाँ पर क्लियर है कि एंटीबॉडी को सिक्रेट करवाती है। टी सेल क्या करती है, T cell themselves do not secrete antibody but help B cells to produce them बच्चों। टी सेल्स लड़ने नहीं जाएगी, ना ही कोई एंटीबॉडी सिक्रेट करेगी, लेकिन बी सेल को प्रोत्साहन देगी, ताली बजाएगी। अगर स्टेडियम में मान के चलिए बी सेल एंटीबॉडी छोड़ करके कुटाई करवा रही है तो टी सेल ताली बजा बजा करके उसका हौसला अफजाई करेगी, उसको साहस देगी, बहुत बढ़िया मारा तुमने, बहुत अच्छा मारा, और प्रोड्यूस कराओ, और एंटीबॉडी निकालो, और मारो, और शत्रुओं को, पैथोजेंस को और तेजी से खत्म करो। तो प्रोत्साहन प्रदान को करती है। कुल मिला के कह सकते हैं टी सेल्स कुछ ऐसे फैक्टर निकालती है जो बी को मदद करते हैं एंटीबॉडी निकलवाने में, ऐसा आप याद करेंगे क्योंकि इसके बारे में बहुत जानकारी एनसीईआरटी में नहीं दी गई है। नेक्स्ट, ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज, अब एंटीबॉडी मॉलिक्यूल को अगर हम देखें तो इसमें बच्चों 4 पेप्टाइड चेन होती हैं, जिसमें 2 बच्चों हैवी चेन होती है, इनको H2 कहते हैं, और 2 चेन लाइट होती हैं तो H2L2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंटीबॉडी। तो ये लिखा हुआ है बच्चों, 2 स्मॉल चेन होती हैं जिन्हें लाइट चेन कहते हैं, 2 हैवी चेन लॉन्गर चेन होती हैं इन्हें हैवी चेन कहते हैं। एंटीबॉडी का इसलिए फॉर्मूला बनता है H2L2। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस की जाती है, IgA एंटीबॉडी, IgM, IgE, IgE, इनमें से कुछ के नाम यहाँ पर लिए गए हैं। यहाँ पर बच्चों इसका स्ट्रक्चर भी बताया गया है, इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे नाम दिया है कि कार्टून, ठीक है, तो कार्टून हम लोग बोलेंगे। A cartoon of antibody is given in figure because these antibody are found in the blood. Response is also called बच्चों humoral immune response। ये याद रखिएगा, ये जितनी भी एंटीबॉडी होती हैं IgA, IgM, IgE, IgG, ये सब की सब हमारे केवल ब्लड और टिश्यू फ्लूइड में पाई जाती हैं, और ब्लड या टिश्यू फ्लूइड को एक साथ मिला करके बच्चों ह्यूमोरल बोलते हैं। तो ये ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स हुआ। अब आगे, तो बच्चों अगर टिश्यू में इंफेक्शन जाएगा तो उसको कौन संभालेगा, उसको संभालने के लिए दूसरा रिस्पॉन्स है, दैट इज सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी उसको बोलते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप ऑफ आवर एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। हमारा एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स 2 प्रकार का होता है। पहला होता है बच्चों ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, ब्लड में इंफेक्शन आएगा तो लिम्फोसाइट बी और टी निपट लेंगी, एंटीबॉडी मीडिएटेड होता है, एंटीबॉडी इसमें सहायता करती है। तो जो सेकेंड टाइप का रिस्पॉन्स है वो बच्चों सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स है, इसमें सेल हेल्प करती है, इसको शॉर्ट में बच्चों CMI बोलते हैं। ये टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड होता है बच्चों, टी लिम्फोसाइट इसमें मदद करती हैं, हेल्पर टी सेल बच्चों बोलते हैं इनको। वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमन ऑर्गन्स, जैसे मान के चलिए हार्ट, आई, लीवर, किडनी फेल हो जाते हैं फंक्शन करने में सेटिस्फैक्टरली, तो हम लोग ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं। तो ट्रांसप्लांटेशन ही केवल रेमेडी बचती है कि पेशेंट को दे दी जाए तो नॉर्मल लाइफ बच्चों जी लेगा। लेकिन देन अ सर्च बिगिन, हम शुरुआत करते हैं कि किसी से मिल जाए, टू फाइंड अ सुटेबल डोनर।
तो एनसीईआरटी क्वेश्चन कर रही, व्हाई इज इट दैट द ऑर्गन कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम जस्ट एनी बॉडी। भाई बहुत लोगों के पास बहुत पैसा है, पैसे से कहते हैं कुछ भी खरीदा जा सकता है, तो किसी की भी किडनी किसी को लगा दी जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों। अगर डॉक्टर, मान लीजिए ये पेशेंट ए है, इस पेशेंट की किडनी फेल हो गई है, तो डॉक्टर ये बोलेंगे कि इनके क्लोज रिलेटिव को लेकर के आइए। मान लीजिए इनके मम्मी पापा में से कोई बचा हो तो उनको ले आइए, ना हो तो कोई भाई हो उनको ले आइए, कोई बहन हो उनको ले आइए, तो उनकी लगा दी जाए। ये भी लोग नहीं मिलेंगे तब इनके लड़का और बेटिया का नंबर आएगा, मतलब इनके सन डॉटर को ले आइए तो लगा दे। देख रहे हैं यहाँ पे आप, जेनेटिक मैचअप किया जा रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर हिस्टोपैथोलॉजिकल भी देखा जा रहा है। हिस्टोलॉजी मतलब टिश्यू को और इनकी ब्लड वेसल्स को भी मैच किया जाएगा, ब्लड ग्रुप को भी बच्चों मैच किया जाएगा। मतलब टिश्यू मैचिंग एंड ब्लड ग्रुप मैचिंग बहुत जरूरी होती है बच्चों, इसके बिना ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो सकता है। तो व्हाट इज दैट द डॉक्टर चेक, डॉक्टर क्या चेक करते हैं? तो grafts from just any source, an animal, another primate or any human being cannot be made। ग्राफ्ट बच्चों, ग्राफ्ट का मतलब ऑर्गन जो है हमें कहीं और से नहीं लेना है। सिंस ग्राफ्ट वुड बी रिजेक्टेड, ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा कभी ना कभी, सूनर या लेटर। टिश्यू मैचिंग बच्चों, टिश्यू मैचिंग की जाती है, ब्लड ग्रुप मैचिंग की जाती है। ये एसेंशियल कुछ बात है बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट एंड इवन आफ्टर दिस। और इसको लेने के बाद भी बच्चों, अगर हमने मान लीजिए किसी को क्लोज रिलेटिव से दिला दिया, किडनी वगैरह मिल गई, तो पेशेंट को तब भी बच्चों इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग पे रखा जाता है। क्या आप एक इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग का नाम बता सकते हैं? अगर आपको याद आ जाए तो कमेंट में इस लेक्चर के नीचे डाल दीजिएगा कि ये इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग होती है, और मैं सोर्स भी जानना चाहूंगा कि कहां से मिली आपको। ऑल हिज लाइफ, तो इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग पे उसको रखा जाएगा कि उसकी इम्यूनिटी को हाइपर होने से रोका जा सके, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी अगर फुल पोटेंशियल पे काम करेगी तो जो ग्राफ्ट या हमने जो ट्रांसप्लांटेशन किया है वो खराब हो जाएगा, उसको बॉडी रिजेक्ट कर देगी, आज नहीं तो कल। बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट सेल्फ, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बॉडी बहुत अच्छे से जान लेती है क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं है, क्या बाहर से लिया गया है। सेल्फ और नॉन सेल्फ को जानती है, इसीलिए बाहर की लाई हुई किडनी को, बाहर की लाई हुई लीवर को वो किल कर देगी। एंड द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इसके लिए बच्चों रिस्पॉन्सिबल होता है, याद रखिएगा, दैट इज टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड रिस्पॉन्स ही यहाँ पर जेनरेट हो रहा है। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है यहाँ पर कि इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम लोगों ने पढ़ ली। अब अगली इम्यूनिटी का ही इसी में नंबर है बच्चों, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी को, जिससे ये यहीं पे खत्म हो जाए। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, इम्यूनिटी की जरूरत है। इस एग्जाम्पल को मैं ऐसे समझूंगा कि इम्यूनिटी एक्टिव और पैसिव दो प्रकार की होती है। मान लीजिए एक पर्सन यहाँ पर है मिस्टर ए, ये मिस्टर ए को बच्चों पूड़ी खानी है, पूड़ी सब्जी खानी है, तो इन्होंने कहा कि हमें पूड़ी सब्जी है, तो इनकी पूड़ी सब्जी खिलाने की जो है तरीका दो हो सकता है। एक, आप इनके लिए आटा गूंथिए, सब्जी काटिए किचन में जाकर के, और तब पूरा बढ़िया बनाइए, अच्छे से मेहनत करके तब इनको पूड़ी सब्जी खिलाइए, तो हो सकता है इनका काम। दूसरा क्या है, इन्होंने कहा पूड़ी सब्जी खानी है, आप मार्केट गए, आपने पूड़ी सब्जी पैक कराई और इनको दे दी, तब भी इनकी भूख हो जाएगी, मिट जाएगी। तो समझ रहे हैं, जब मेहनत से बनाई जाती है इम्यूनिटी तो एक्टिव इम्यूनिटी बनती है, जब रेडीमेड प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी या वैक्सीन वगैरह इनको दे दी जाती है तो इसको कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। अब वो चाहे इंजेक्शन के फॉर्म में मिल जाए या हमें मम्मी से मिल जाए बचपन में ही, पहले ही, तो उसको बोलेंगे बच्चों पैसिव इम्यूनिटी। लेकिन जो हमारी बॉडी में बनेगी, जैसे छोटे में हमें वैक्सीनेशन कराया गया है कई बार, अभी कोरोना में ही वैक्सीन दी गई है, तो ये सब बच्चों एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है, इसको ध्यान से आप जानिएगा। तो शुरू करते हैं इसको। व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन, जब कभी होस्ट को एक्सपोज किया जाता है एंटीजन से वास्तव में, विच में बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग या डेड माइक्रोब हो सकता है, या अदर प्रोटीन हो सकती है। भाई वैक्सीनेशन में यही तो करते हैं, होस्ट में जो एंटीजेंस होते हैं उसको हम डेड कर देते हैं, उसको उसका पोटेंशियल घटा देते हैं, तब इंजेक्ट करते हैं पर्सन के अंदर, तो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड हो जाती हैं। जब ये होस्ट के अंदर जाएगा तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएंगी होस्ट के अंदर।
दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि यहाँ पर होस्ट की बॉडी इन्वॉल्व हुई है, एक्टिवली उसने पूरी प्रोसेस को किया है, मेमोरी सेल बनी है। एक्टिव इम्यूनिटी बच्चों स्लो होती है, ये टाइम लेती है क्योंकि प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट करती है। प्राइमरी रिस्पॉन्स बच्चों स्लो होता है, अभी आपने पढ़ा, टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। अब मेमोरी सेल जब बन जाएंगी, इससे रिलेटेड अब अदर पैथोजन जब कभी आएगा दूसरी बार, तो बहुत शार्प रिस्पॉन्स होगा, एनामिनिस्टिक रिस्पॉन्स होगा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा। Injecting the microbes deliberately during immunization or infectious organism gaining access into body during natural infection induce active immunity। देखिए एक्टिव इम्यूनिटी हमारी कैसे बनती है। कहा जा रहा है बचपन में जो हम इंजेक्शन देते हैं आपको, जिसमें डेडली माइक्रोब्स होते हैं, उनको डेड करके डाल दिया जाता है, या वास्तविक रूप में आपको बचपन में कई सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो बॉडी थोड़ी सी उस समय हल्की सी वीक पड़ती है, लेकिन फिर आप सर्वाइव कर जाते हैं, सही हो जाते हैं। इस तरह से एक्टिव इम्यूनिटी आपकी बॉडी में जनरेट होती है। व्हेन रेडीमेड बच्चों एंटीबॉडी अगर आप ले लेते हैं, रेडीमेड अगर एंटीबॉडी को आप डायरेक्टली दे दिया जाता है अगेंस्ट फॉरेन एजेंट्स, तो इस इम्यूनिटी को बच्चों पैसिव इम्यूनिटी भी कहा जाता है, पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। डू यू नो, जैसे एग्जांपल यहां पे लिया गया है, मदर का मिल्क क्यों कंसीडर्ड किया जाता है वेरी एसेंशियल फॉर न्यूबॉर्न। कहते हैं कि पहले जब जैसे ही बच्चा होता है उसको कुछ नहीं दिया जाता, न बाहर से दूध दिया जाए, न बाहर से उसको पानी दिया जाए, उसको तुरंत कहा जाता है कि माँ का दूध ही पिलाइए। तो ये जो पहला गाढ़ा दूध होता है येलोइश फ्लूइड, इसको बच्चों नाम दिया जाता है, इस येलोइश फ्लूइड का नाम है बच्चों कोलेस्ट्रम। इस पहले गाढ़े दूध को कोलेस्ट्रम कहा जाता है। इस कोलेस्ट्रम में बच्चों IgA नाम की एंटीबॉडी होती है जो कि बच्चे की जीवन भर रक्षा करती है, इसलिए पहला गाढ़ा दूध बहुत जरूरी है। ये दूध के साथ ही एंटीबॉडी बच्चे के पास पहुंच जाती है जिससे वो फाइट कर सकता है। तो लिखा हुआ है येलोइश फ्लूइड कोलेस्ट्रम सीक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन। कुछ दिन तक, शुरुआत के 5-10 दिन तक ये इनिशियल लैक्टेशन में कोलेस्ट्रम में IgA नाम की एबंडेंट एंटीबॉडी होती है जो कि इन्फेंट की सुरक्षा करती है। इसीलिए कहा जाता है माता जैसा कोई नहीं, माता ने हमारी रक्षा भी कर दी, सोचिए, इसलिए माँ जैसा कोई प्यार नहीं कर सकता। फीटस ऑल्सो रिसीव सम एंटीबॉडी फ्रॉम देयर मदर थ्रू द प्लेसेंटा। बच्चों जब फीटस माँ के पेट में था ना, तो यहाँ पर भी बच्चों प्लेसेंटा के द्वारा इसमें एंटीबॉडी गई हुई है। कौन सी एंटीबॉडी जाती है? IgG, ठीक है, IgG याद रखिएगा। फर्स्ट मिल्क में IgA एंटीबॉडी है और यहाँ पर प्लेसेंटा में बच्चों IgG है। मैं तो उसको इसके ऐसे याद किया हूँ, G फॉर गैस्ट्रिक होता है ना, और बच्चा भी हम लोग ऐसे ही बोलते हैं। बच्चा कहाँ है? पेट में है ना, पेट में बच्चा, तो पेट मतलब गैस्ट्रिक, हालांकि होता है यूट्रस में, वो सबको पता है, लेकिन G से गैस्ट्रिक याद कर लीजिए, और फर्स्ट मिल्क फर्स्ट एंड लेटर याद कर लीजिए, फर्स्ट मिल्क फर्स्ट लेटर, IgA हो गया, तो दोनों एंटीबॉडी आपको याद रहेगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए बच्चों पैसिव इम्यूनिटी के। अब ये पैसिव इम्यूनिटी, इसी आधार पे हमने इम्यूनाइजेशन भी बनाया हुआ है। इम्यूनाइजेशन वर्क कैसे करता है देखते हैं। तो वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन क्या है? वैक्सीन, प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन का सेम है बच्चों। वैक्सीनेशन का बेस्ड करता है ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी, हमारे इम्यून सिस्टम की मेमोरी वाली कैरेक्टरिस्टिक का ये उपयोग करता है। वैक्सीनेशन में क्या होता है? हम प्रिपरेशन करते हैं एंटीजेनिक प्रोटीन का, पैथोजन से ये निकाली जाती है, हम इसको इनएक्टिवेट कर देते हैं या इसको वीकेंड कर देते हैं पैथोजन को, और वैक्सीन के फॉर्म में बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। अब इसके विरुद्ध एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाती हैं हमारी बॉडी में एंटीजन के खिलाफ, जो इसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं, और पैथोजेनिक एजेंट्स को एक्चुअल इन्फेक्शन में भी यही एंटीबॉडीज मारेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मेमोरी सेल बन जाती हैं। वैक्सीन्स ऑल्सो जनरेट करती हैं इसी समय मेमोरी सेल, दैट इज मेमोरी बी सेल और मेमोरी टी सेल, जो इनकी फोटो खींच के रख लेती हैं कि अच्छा इसके बाद कभी ऑर्गेनिज्म ये आ गया ना, तो हम लोग इसको धो देंगे बहुत जल्दी से। दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली on subsequent exposure and overwhelm the invaders with a massive production of antibody। बोल रहे हैं ना, that is secondary response बहुत तेज होगा, बहुत शार्प होगा, पहले ही ढेर कर दिया जाएगा। Next, if a person is infected with some deadly microbes to which quick immune response is required, अगर किसी पर्सन को बच्चों डेडली माइक्रोब्स जैसे टिटनेस वगैरह हो गया हो, स्नेक बाइट हो गया हो, और उसको तुरंत देना हो बच्चों
क्विक इम्यून रिस्पॉन्स देना हो, जैसे टिटनेस में, तो हमें बच्चों डायरेक्टली इंजेक्ट करनी पड़ती है प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी या एंटीटॉक्सिन देना पड़ता है। एंटीटॉक्सिन इज अ प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडीज टू टॉक्सिन। स्नेक बाइट वगैरह में देना पड़ता है। इवन इन केसेस ऑफ स्नेक बाइट्स द इंजेक्शन विच इज गिवन टू द पेशेंट कंटेन प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी अगेंस्ट द स्नेक वेनम। इस प्रकार के इम्यूनाइजेशन को बच्चों पैसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। और अगर हमारी बॉडी में ही मेमोरी सेल और ये सब बनाई जा रही है तो उसे एक्टिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। अब वर्तमान काल में अगर हम प्रेजेंट डेज की बात करें तो इम्यूनाइजेशन में बच्चों रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का रोल काफी ज्यादा है। इसने अलाउड कर दिया है प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन का बनाना। बैक्टीरिया के अंदर आप बना लीजिए या आप सिंगल सेल ईस्ट में बना सकते हैं। वैक्सीन जो इससे प्रोड्यूस्ड हुई है, दिस अप्रोच इनको लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे बनाया जा सकता है और इनकी ग्रेटर अवेलेबिलिटी होती है इम्यूनाइजेशन में। इसीलिए ग्रेटर, आपने देखा भी कोरोना की वैक्सीन पूरे कंट्री लेवल पे लगाई गई और लगभग 120 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन लगाई गई है। ये बहुत बड़ा नंबर है। भारत जैसे देश में जिसमें इतनी विशाल जनसंख्या है, कोई भी यहाँ पे सोच नहीं सकता था कि 120 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन लग सकती थी, लेकिन लगाई गई। क्यों? क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे काम कर रही है। तो हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है हमने बच्चों ईस्ट से ही बनाई गई है। इसका एक इन्होंने एग्जाम्पल हमको दिया है। आगे देखते हैं यहाँ क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है एलर्जी का। तो हम इम्यूनिटी पे ही रोक रहे हैं। अब पार्ट 3 इसका आएगा बच्चों। पार्ट 3 में हम लोग एलर्जी पढ़ेंगे और एलर्जी के बाद बच्चों एड्स और कैंसर को मैं एक पार्ट में पढ़ाऊंगा और अगले पार्ट में अल्कोहल और वैंडलिज्म, इन सबको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिए, खूब अच्छे से पढ़िए, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए और जो भी क्वेश्चन या क्वेरीज आती हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ये चैनल पे अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो मैं जोर जबरदस्ती लेके नहीं कहता किसी से सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आप लाभ उठा पा रहे हैं, तो आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा इस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।